देखिए, तो देखो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे, अभी 2 क्लास हुई है हमारी, चैप्टर 6 है ये, और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, शॉर्ट में ही ईएमआई बोल देते हैं, वैसे पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इसमें जो है मैंने आपको बताया था, जो है 2 ही लॉ है, एक फैराडे का लॉ, एक लेंज लॉ, 2 लॉ पे ये चैप्टर बेस्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फैराडे के दोनों, ये फैराडे के भी 2 लॉ हैं, मतलब फैराडे लॉ फर्स्ट है और सेकंड लॉ है, और एक आपका लेंज लॉ है। तीनों लॉ मिला के ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ये भी हमने बात की थी। मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका क्या है, साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बेटा, किसमें से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, किधर से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं। इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये निकली हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लें, यानी अगर मैं एक लूप ले लूं, मैं लूप यहाँ पे ले लूं, तो ये जो लूप है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रही है, तो इससे फ्लक्स कम एसोसिएटेड होगा। मैं थोड़ी आगे आ जाऊं, यहाँ पे एक लूप ले लूं सेम साइज का, सेम एरिया का, तो इस लूप से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, यानी इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, यानी 2 लूप अगर मैं लूं, ये तो वैसे जा रही है फील्ड लाइंस, स्टेट भी ले सकते हैं हम। अगर स्टेट होगी तो कैसे होगा, अगर स्टेट फील्ड लाइंस होंगी तो हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर स्टेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस में है, पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस में है, ऐसे है, तो जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, चाहे एक पॉइंट यहाँ पी पे हो, चाहे एक पॉइंट कहाँ हो, एम पे हो, चाहे कोई पॉइंट कहाँ पे हो, एन पे हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ B1 होगा, यहाँ B2 होगा, यहाँ B3 होगा, तीनों अलग अलग होंगे, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा, यानी B1 इक्वल होगा, B2 इक्वल होगा, B3 मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा और डायरेक्शन में भी सेम आएंगी। ठीक है, यानी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मेरे पास 2 लूप है, मान लिया ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है, सेम एरिया का लूप है, मान लो एरिया दोनों का सेम है, एरिया जो लूप का वो दोनों का क्या है, सेम है। तो इसमें से अगर ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज्यादा पास करेंगी और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं, तो इससे जो फ्लक्स है, इस लूप से जो फ्लक्स होगा, जो सेकंड लूप है, लूप सेकंड, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, लूप फर्स्ट जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। क्योंकि फ्लक्स मैंने आपको बताया था, कितनी फील्ड लाइंस लूप में से नॉर्मली पास कर रही हैं, उनकी संख्या को, नंबर्स को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को जो डिनोट करते थे हम फाई से डिनोट करते थे, मैंने बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फाई ई लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो क्योंकि अब ये पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, तो हम बार बार फाई भी नहीं लिखेंगे, फाई लिख देंगे, क्योंकि वो हमें पता है अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए, बताया था मैंने ये भी, बी डॉट ए, कई बुक में बी डॉट एस लिख देते हैं, एस मतलब भी एरिया होता है लूप का, जो एरिया को कई बुक में एस लिख देते हैं या एरिया को ए लिख देते हैं। और फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर है बेटा, हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए एरिया वेक्टर बोलते हैं, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारा एरिया। ठीक है, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे और इसकी डायरेक्शन भी लेंगे। मैग्नीट्यूड तो जो होगा वो होगा ही, और डायरेक्शन जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है ना। अगर आपके पास ये लूप है,
अगर आपके पास ये लूप है तो इसका एक फाइनाइट एरिया तो होगा, एरिया तो आपको निकालना आता है भाई, ये सर्कुलर लूप है, लूप तो कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, पर मान लो ये सर्कुलर लूप है तो इसका एरिया तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, आर इसका रेडियस होगा, तो एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो डायरेक्शन होता है जो इसका प्लेन होता है ना, जो ये लूप का प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल जो होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका एरिया वेक्टर होता है, वो इसका एरिया वेक्टर। आप कहोगे नॉर्मल तो ऊपर भी ले सकते हैं, नॉर्मल तो नीचे भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऊपर ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो हम नीचे ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो कई बुक में बी डॉट एस लिखते हैं, बी डॉट एस लिखते हैं, कई में बी डॉट ए लिख लेते हैं, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं। फिर हमने ये भी देखा था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, तो किसी एरिया में से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली, वो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। हमने देखा था बी डॉट ए है तो बी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल होता है, किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है, किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इनके बीच के एंगल को हम थीटा बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है भाई, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं इसका एरिया वेक्टर दिखाऊं तो एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये जो लूप है लूप के प्लेन के क्या होगा, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो लूप के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, इस लूप में थीटा कितना हो जाएगा, लूप में थीटा हो जाएगा कितना, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा भाई, cos 0 1 हो जाता है, ये है, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हम एरिया वेक्टर ऐसे भी ले सकते थे, वैसे हमें प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है। अगर मैं इस लूप को पूरा घुमा दूं, मान लो इस लूप को मैंने पूरा घुमा दिया, ये लूप था, इस लूप को मैंने पूरा घुमा दिया, एक टर्न पूरी कर दी, तो अगर मैंने पूरा घुमा दिया है, अभी तो एरिया वेक्टर ये रहा बेटा, और मैं इसको घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते मैं इधर ले आया, तो अब एरिया वेक्टर इधर हो गया भाई, अब तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, अब एरिया वेक्टर इधर है, तो एरिया वेक्टर अब इधर हो गया, ये हो गया एन कैप, एरिया वेक्टर बोल दो, ए बार भी ये भी लिख सकते हो एरो डाल के, एरिया वेक्टर है, या एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो, तो एन कैप भी लिख देते हैं, कई बुक में ए कैप भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है, ए कैप भी एरिया का यूनिट वेक्टर बता रहा है, एन कैप भी एरिया का यूनिट वेक्टर बता रहा है, और ए पूरा एरिया वेक्टर ही है, पूरा एरिया वेक्टर है। तो अब अगर आप एंगल देखोगे तो कितना एंगल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में अब एंगल कितना हुआ, अब एंगल 180 हो गया बेटा, अब एंगल 180 हो गया, तो अगर 180 अब एंगल है तो cos 180 कितना होता है, फिर cos 180 की वैल्यू डाल दोगे, तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, कितना होता है, -1 होता है, तो उसके हिसाब से कर लेंगे, ये माइनस में आ जाएगा प्लस। ठीक है, अगर ये ऐसे चला जाए, अगर इसको हम ऊपर कर दें तो ऐसे घुमा दे तो देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या हो जाएगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और मैंने लूप को ऐसे रख दिया, ऐसे लूप रख दिया, तो अब बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास कर रही है, नहीं पास कर रही भाई, अब वैसे भी देखो तो नहीं पास कर रही, ये लो, ये आपका लूप ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही थी भाई, जा रही थी, तो पास कर रही थी, तो इससे फ्लक्स लिंक था, अब मैंने ऐसे कर दिया, अब तो जा ही नहीं रही, इसके एरिया में से जा ही नहीं रही, नहीं समझे, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसमें से जा ही नहीं रही, एरिया में से पास ही नहीं कर रही, तो फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा। या आप ऐसे भी समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा भाई, एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, परपेंडिकुलर हो गए, क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो आप खुद ही देखो बी डॉट ए है तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा,
तो थीटा इस समय कितना हो गया भाई, थीटा इस समय 90 हो गया। cos 90 क्या होता है, 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एरिया में से पास ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरीके से ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर आप घुमाते रहोगे लूप को, तो लूप को घुमाओगे तो ओरिएंटेशन चेंज होती रहती है। लूप को अगर हम घुमाते हैं तो ओरिएंटेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कोई और ओरिएंटेशन भी आप रख सकते हो। मान लो मैं ये वाली ऐसे ओरिएंटेशन रख लूं, मान लो मैं ऐसे ओरिएंटेशन रख लूं, ये ऐसे मैंने एक लूप रख दिया, तो आप देखो फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नहीं जा रही, क्योंकि अब क्या है, अब प्लेन एक एंगल बना रहा है इसके साथ, प्लेन भी कोई एंगल बना रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर अब इधर हो गया, एरिया वेक्टर ये रहा भाई, ये अब एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है। कितना एंगल ले लिया, मान लो ये जो एंगल है थीटा वो 30 डिग्री है। अरे कितना है, 30 डिग्री है। तो अब कितना हो जाएगा फ्लक्स लिंक। तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता था बी डॉट ए होता था, या बी डॉट एस भी बोलते हो आप। मैग्नेटिक फ्लक्स को बी डॉट ए बोलो या क्या बोलो, बी डॉट एस बोलो। ठीक है, अगर एरिया बहुत छोटा हो, बहुत छोटा एरिया होता है, तो उससे बहुत थोड़ा ही फ्लक्स एसोसिएटेड होता है। तो उसको तब, अगर एरिया बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तब उसको डी ए बोलते हैं। तो उससे जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो डिफाई होता है, बहुत थोड़ा सा फ्लक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटे एरिया को डी ए बोल दो या डी एस बोल दो। भाई वैसे तो एरिया को ए बोलते हैं या एस बोलते हैं, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत छोटे एरिया को डी ए बोल दो या क्या बोल दो, डी एस बोल दो। तो उससे बहुत थोड़ा सा ही फ्लक्स लिंक्ड होता है। कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है, डी फाई फ्लक्स लिंक्ड होता है। तो डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए हो गया। या हम लिख सकते हैं बहुत छोटा एरिया है तो बी डॉट एस की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एस। ये छोटा सा फ्लक्स आ गया, कितना थोड़ा सा फ्लक्स आ गया, कितना आ गया बेटा, डी फाई फ्लक्स आ गया। तो ऐसे भी लिखा जाता है। अभी तो हम नॉर्मली लिख रहे हैं, ये तो जब यूज करते हैं, जब इसको यूज करके बाद में फर्दर इंटीग्रेट करना हो। तो हमने देखा जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, तो फ्लक्स जो है बी ए कॉस थीटा है। थीटा की वैल्यू डाल देंगे, 30 डाल देंगे, 30 डाल देंगे। ठीक है, और 30 डाल के सोल्व कर लेंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। बी दिया होगा, ए दिया होगा, एंगल दिया होगा। कई बार वो चालाकी क्या करते हैं, वो ना एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं देते, वो एरिया वेक्टर के साथ एंगल ही नहीं देते, वो तो प्लेन के साथ एंगल बता देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये रहा प्लेन, ये प्लेन है, तो प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंगल बता देंगे, ऐसे समझ लो। प्लेन के साथ, ये प्लेन है, प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बना देंगे। प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आप खुद देखो। ये अगर प्लेन है लूप का, ये लूप था, लूप का ये प्लेन हो गया। अब प्लेन को मैंने लाइन से वैसे दिखाया तुम्हें समझाने के लिए, वैसे तो पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया है। वैसे तो ये लूप है, तो लूप है, ठीक है। अब लूप एक रिंग की तरह ही होता है, पर मैं शेड कर दूं तो ये लो, लेकिन ये आपको डिस्क की तरह लगेगा, पर ये डिस्क नहीं है, लूप है। मैंने तो शेड किया है आपको प्लेन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, प्लेन दिखाने के लिए शेड किया है ये रिंग, रिंग ही, कॉइल ही है। तो प्लेन ऐसे नहीं दिखा रहा, नहीं तो डिस्क लग जाएगी, इसलिए मैंने एक लाइन खींच दी है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ ही एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल जो है वो मान लो 60 दे दिया। कितना दे दिया, 60 दे दिया। और कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, तो बच्चे सीधा क्या काम करते हैं भाई, बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, थीटा सीधा वो कहते हैं कि एंगल तो 60 है, थीटा डालो 60 और सॉल्व हो गया। अरे नालायक को, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे दिया है वो जानबूझ के। तो आपको पता होना चाहिए प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर मैं अल्फा मानूं, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मानूं, तो थीटा प्लस अल्फा हमेशा जो होगा, थीटा प्लस अल्फा वो 90 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जो एरिया वेक्टर होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो कॉइल या लूप, लूप कहो, कॉइल कहो, सर्किट कहो, एक ही बात है। लूप भी बोलते हैं, कॉइल भी बोलते हैं, सर्किट भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, चाहे लूप बोलो, चाहे कॉइल बोलो, चाहे सर्किट बोलो, और कैसा भी हो सकता है। मैं तो सर्कुलर लिया है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। और प्लेन और एरिया वेक्टर
के बीच एंगल 90 होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन के साथ एंगल बनाया अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा हमेशा 90 होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो थीटा जो मिलेगा वो आपको 90 माइनस थीटा 90 माइनस अल्फा मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो अधिकतर क्वेश्चन देंगे न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, एरिया दे देंगे, एंगल दे देंगे, आपको लगेगा सीधा फॉर्मूला बेस दे दिया, पर उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि जो एंगल दिया रहता है वही डाल देते हैं। 60 दिया 60 डाल दिया, ये तो सोचा ही नहीं कि भाई जो एंगल दिया है वो तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का दिया है, पर हमें जो एंगल डालना है वो तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डालना है। तो कितना एंगल डलेगा, तब जो एंगल डलेगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60, तो थीटा कितना डलेगा बेटा, 30 डिग्री डलेगा। कितना डलेगा, 30 डिग्री डलेगा। तो 30 डलेगा, बस इतना थोड़ा वो अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है कि प्लेन कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का अगर एंगल दिया होगा तो आपको 90 माइनस जो एंगल दिया है तब जाके आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मिलेगा, वो डालना है आपको इस फॉर्मूले में, ये ध्यान देने वाली बात है। अगली चीज देखते हैं, मैंने आपको बताया था भाई अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे, फैराडे के दोनों लॉ थे, तो हमने देखा था कि अगर हम फ्लक्स चेंज करेंगे किसी भी कॉइल के आसपास, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो, ये एक कॉइल है या लूप है, कॉइल बोलो या लूप बोलो, इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाना चाहिए। मान लो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ϕ1 था, जो भी हो, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ϕ1 था। ठीक है, मान लो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही थी, ये पास कर रही थी, तब फ्लक्स था ϕ1, फ्लक्स था ϕ1, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स ϕ1। मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसकी यूनिट मैंने बताई थी आपको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को कैपिटल टी से ही डिनोट कर देते हैं और मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबर। तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो वेबर को भी हम डब्ल्यू बी लिख देते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो डब्ल्यू बी यानी वेबर होती है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर जो भी ले लो। तो मान लो अभी 40 वेबर है, तो 40 वेबर अभी मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी जो टाइम है वो T1 है, अभी के टाइम को क्या ले लेते हैं, अभी का टाइम T1 है। तो T1 टाइम मतलब जैसे आपकी जो वॉच है, घड़ी है, घड़ी में मान लो 12:10 और 55 सेकंड, इतना है, ये है, ये टाइम बताया मैंने, चेंज इन टाइम नहीं बताया, पूरा घड़ी का प्रॉपर टाइम बताया। मान लो मैंने कोई घड़ी पहन रखी है, वॉच है, तो उस वॉच में 12:10 और 55 सेकंड हो रहे हैं, ये है। तब जो है लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था, वो 40 वेबर था। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ तो मान लो ये जो फ्लक्स भी किसी वजह से होगा, मान लो मैग्नेट बड़ी पीछे होगी, ये मैग्नेट पीछे है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये मैग्नेट का क्या है भाई, साउथ पोल है, इसकी वजह से फ्लक्स था। ये मैग्नेट धीरे धीरे आगे आ रही है, आगे मोशन कर रही है, आगे मोशन कर रही है, किस स्पीड से, v स्पीड से मोशन कर रही है। तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थोड़ी देर बाद, टी टाइम बाद, मतलब ये तो जब T1 था, जब घड़ी में कितने बज रहे, 12:10 55, तो लूप से कितना फ्लक्स लिंक था, 40 वेबर। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब फिर दोबारा टाइम देगा तो 12:10 और अब हो रहे थे 59 सेकंड। कितने हो रहे थे, 59 सेकंड। अब देखा, अब जो फ्लक्स लिंक्ड है, अब पहले से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, अरे पहले से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो अब कॉइल से पहले से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो वो फ्लक्स हो गया, मान लो अब हो गया, कितना हो गया, 60 वेबर हो गया। कितना हो गया, 60 वेबर हो गया, तो पहले से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स था ϕ1 था, थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया वो ϕ2 हो गया। कितने सेकंड के बाद हुआ भाई, 55 सेकंड से अब 59 सेकंड, यानी 4 सेकंड के बाद बढ़ के कितना हो गया, ϕ1 से ϕ2 हो गया।
तो फैराडे ने वही बताया था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स बदला है ना, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा कॉइल में, इसे कॉइल बोलो या लूप बोलो, तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। तो कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको किसी से भी डिनोट करो। वैसे तो ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। पर इंड्यूस ईएमएफ की बात है, जो ईएमएफ इसमें पैदा हुई है, यानी अगर कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदलेगा तो कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। तो इंड्यूस ईएमएफ जो ई था, इससे ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है। ऐसे ही करंट होता है, आई होता है, और इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं, ये इंड्यूस करंट होता है। तो फैराडे का जो पहला लॉ है वो तो बड़ा सिंपल है कि किसी भी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। यानी कॉइल या लूप के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल जाता है समय के अनुसार ही बदलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है, कॉइल में ईएमएफ का जन्म हो जाता है, और कॉइल में करंट का भी जन्म हो जाता है, करंट भी पैदा हो जाता है, ठीक है। और ये जो करंट पैदा होता है कॉइल में, जो ईएमएफ पैदा होता है कॉइल में, ये क्या काम करता है, ये लेंज लॉ के हिसाब से चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। यानी ये लेंज लॉ के हिसाब से फ्लक्स को बदलने से रोकने की कोशिश करता है, रोकता नहीं है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे फ्रिक्शन आपको मोशन करने के लिए अपोज करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है, पर रोक तो नहीं पाता। अगर आप ज्यादा फोर्स आप चल लोगे, तो वैसे ही है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। तो फ्लक्स बदलने की वजह से कॉइल में ईएमएफ पैदा हुआ और उसकी वजह से करंट पैदा हुआ। और ये जो करंट पैदा हुआ है और जो ईएमएफ पैदा हुआ है, ये जब तक रहेगा जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा। और ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है, जो करंट पैदा हुआ है, ये फ्लक्स बदलने का अपोज करेंगे, यानी फ्लक्स बदलने का विरोध करेंगे, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेंगे। ये लेंज लॉ था। फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो ये था कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change of magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. तो अगर उस हिसाब से हम देखें, रेट मतलब ध्यान देना हमेशा रेट, वैसे तो अधिकतर रेट टाइम रेट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पर हर जगह जरूरी नहीं टाइम रेट हो। रेट का मतलब हर जगह टाइम रेट नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा वो देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज होगा वो देख लेते हैं भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, φ2 माइनस φ1। और चेंज इन टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1। इंड्यूस ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं। तो ये φ2 माइनस φ1 ये डेल्टा फाई हो गया, यानी चेंज इन फ्लक्स अपॉन में t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी को कहते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ। जितनी ज्यादा रफ्तार से फ्लक्स बदलता है, जितनी जल्दी बदलेगा
यानी एक है कि मैं मैग्नेट को धीरे 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 पास ला रहा हूँ कॉइल के, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदला और समय ज्यादा लगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। और एक है कि मैं जल्दी से ले आया, मैं बहुत जल्दी ले आया, कम समय में ले आया, तो क्या हुआ, फ्लक्स तब भी बदला लेकिन कम समय में बदला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। हमने एक और चीज देखी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वालिटी लगाते हैं अगर हम, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के आपका जो है वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैसे 1 आती है, एक्सपेरिमेंटली निकाली, तो इसे हटाई दो। एक और चीज लगाते हैं भाई, माइनस भी लगाते हैं, माइनस लेंज लॉ के लिए लगाना पड़ता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो ये चेंज इन फ्लक्स को ना हमेशा अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस पोलैरिटी में जन्म लेगा, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस डायरेक्शन में जन्म लेगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का हमेशा विरोध कर पाए, चेंज इन फ्लक्स का हमेशा विरोध कर पाए। समझो कलियुगी पुत्र है कि जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं का अपोज करना है, नहीं समझे, तो वो वाला हाल। तो माइनस यही बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का क्या करता है, वो अपोज करता है। ठीक है भाई, ईएमएफ का जन्म क्यों हुआ, फ्लक्स बदलने की वजह से, और जन्म लेने के बाद ईएमएफ कर किसका अपोज रहा है, चेंज इन फ्लक्स का ही अपोज कर रहा है। यानी चेंज इन फ्लक्स जन्म देने वाले हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, पैदा होने के बाद जन्म देने वाले का ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जो वाला हाल है। तो देखो क्या है, तो इंड्यूस ईएमएफ ये हो गया, पर ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है, क्या होता है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो ये एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ये कौन सा है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो देखो ये पूरा चैप्टर जो है, ये मैं एक आज वैसे इसको वैसे ही ब्रीफली तुम्हें जल्दी जल्दी जो है डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, सारी चीजें जो जो थी, ठीक है। क्योंकि अगर यही चीज समझ आएगी तो ही पूरा चैप्टर समझ आएगा। वैसे आ भी गया होगा 2 क्लास में, ठीक है, लेकिन आप देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल आएगा, इसी पे बेस्ड आएगा। इसके अलावा चैप्टर में 2 ही चीज होती है, एक सेल्फ इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एक हमारा डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर में यही है, और चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जितने, इसी को मैं दोबारा इसलिए बता दिया, 2 क्लास हो गई थी, क्योंकि 50% चैप्टर ये है, और उसके बाद 50% चैप्टर वही सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और ट्रांसफॉर्मर है। तो देखो इधर देखते हैं बेटा, तो एवरेज जो है ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। क्या होती है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। अगर मैं मुझे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो भाई मैं लिमिट लगाऊंगा, तब क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये इतना छोटा होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए, पर 0 के आसपास होना चाहिए। जैसे जो समय बीतता आपका, वो मोमेंट्री टाइम होना चाहिए, 0.00001 सेकेंड, तो पल हो गया वो एक। तो पल भर वाला टाइम होना चाहिए, चेंज इन टाइम एक पल होना चाहिए, बहुत बड़ा टाइम नहीं होना चाहिए। 2 घंटे पल नहीं हो सकते। चेंज इन टाइम अगर 2 घंटे है तो वो पल में नहीं आएंगे, मोमेंट्री टाइम नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो एवरेज ही आएगा। लेकिन अगर पल आ गया, 0 बहुत छोटा टाइम है, 0 के आसपास ही है, तो वो मोमेंट्री टाइम हो गया। तो हमें पता है तब हम क्या बोलते हैं, तब ये d5/dt होता है। तो ध्यान देना, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्वांटिटी बता रहा है, पहला लॉ क्वालिटी बता रहा है, सेकंड लॉ क्वांटिटी बता रहा है, और लेंज लॉ डायरेक्शन बता रहा है। यानी 3 ही लॉ है। पूरा चैप्टर जो है 50% चैप्टर यही है कि फैराडे का एक लॉ है, एक लेंज लॉ का लॉ है। फैराडे के अपने 2 लॉ है, और लेंज का एक सिंगल लॉ है, टोटल 3 लॉ है। यानी फैराडे और लेंज लॉ से ही ईएमआई बना है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। फैराडे ने सारी चीजें बताई थी, क्वालिटी और क्वांटिटी के लॉ दे दिए थे, और लेंज ने डायरेक्शन के लिए लॉ दे दिया था। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्वालिटी बताता है कि भाई क्या है, किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल जाएगा तो कॉइल में ईएमएफ क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, ठीक है। फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। यानी जिस रफ्तार से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा होगा उसी के बराबर होगा। और लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, जो ईएमएफ पैदा होगा, उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स को हमेशा क्या कर सके, अपोज कर सके, उसका विरोध कर सके। ये 3 लॉ थे।
खैर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो माइनस तो आपको समझ ही आ गया डायरेक्शन के लिए। तो अभी अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड निकाले, पोलैरिटी तो बाद में भी निकाल लेंगे। तो डी फाइव बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, वो आपको फाइव वन फाइव टू टी वन टी टू दे देंगे। मैंने क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना लिख के आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे ले लिए। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे तुरंत, अच्छा ये है वैल्यू, ये डाल। तो अब देखो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू डाल दोगे तो फ्लक्स में जो चेंज है डेल्टा फाइव, वो आप खुद ही देख लो, वो है फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन, यानी 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 वेबर हो गया। तो 20 वेबर का तो फ्लक्स बदला, पहले 40 वेबर था और बाद में 60 वेबर हो गया। चेंज इन टाइम देख लेते हैं, तो चेंज इन टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, पहले 55 सेकंड, 12:10 55 सेकंड से 12:10 59 हो गए। तो 12:10 12:10 तो सेम है, 55 सेकंड से 59 सेकंड हो गए। तो क्या हो गया 59 माइनस 55, कितने सेकंड हो गए, 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये कारनामा हुआ है। 4 सेकंड में क्या हुआ है बेटा, फ्लक्स बदला है। कितने वेबर फ्लक्स बदल गया, 20 वेबर फ्लक्स बदल गया, इंक्रीज कर गया। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, वैल्यू डाल देते हैं, कितना इंक्रीज इन फ्लक्स यानी चेंज इन फ्लक्स है 20 वेबर, और चेंज इन टाइम कितना है बेटा 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा 5 वेबर पर सेकंड। तो अब ये मत समझना कोई यूनिट आ गई, तो यार वेबर पर सेकंड कोई यूनिट नहीं, हमें पता है ईएमएफ की यूनिट वेबर पर सेकंड वही वोल्ट होता है। तो ईएमएफ की यूनिट वही आएगी, क्या आएगी, वोल्ट आएगी। क्या जाएगी, वोल्ट आएगी। तो कितने वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, 5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो 5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आप सोचोगे यार कहाँ इंड्यूस हुआ, तो देखो ऐसे तो आप नहीं समझ सकते। अगर मैं रिंग को हल्का सा कट कर दूं तब आप समझ सकते हो कि इसके दो एंड होंगे ना, तो आप समझोगे कि एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरीके से है, वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो आप देखो फ्लक्स बदल रहा है, तो ईएमएफ फ्लक्स बदलने से क्या करेगा, फ्लक्स बदलने का अपोज करेगा। तो फ्लक्स बदल रहा है, बदल रहा है, और ईएमएफ हमेशा जो है फ्लक्स बदलने का अपोज करेगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो वो बढ़ने का अपोज करेगा, फ्लक्स घटेगा तो वो घटने का अपोज करेगा। तो यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा। तो घटाने के लिए क्या करेगा, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट क्या करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो क्वाइल अपना मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट रखेगी ताकि वो फ्लक्स को घटा सके, ताकि वो फ्लक्स का अपोज कर सके। तो अगर ऐसे है तो ये देखो क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, अगर क्लॉकवाइज हो गया तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझाता हूं, बस फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसकी वजह से ईएमएफ का जन्म हो गया। जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, तो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी इंक्रीज होने से रोकेगा। तो इंक्रीज होने से रोकने का मतलब क्या करो, डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे मान लो एक बर्तन है, उसमें एक व्यक्ति चावल डाल रहा है, तो बर्तन में चावल भरते जा रहे हैं। आप चाहते हो नहीं यार चावल में 10 किलो चावल ही कांस्टेंट रहे, और वो तो भरता जा रहा है, हर एक सेकंड में 1 किलो चावल डाल रहा है। तो क्या है, 10 किलो चावल था, एक सेकंड में डाला 11 हो गया, फिर डाला 12 हो गया, फिर डाला 13 हो गया। तो अब किसी व्यक्ति को अगर उसका अपोज करना है और वो चावल को कांस्टेंट रखना चाहता है, तो वो क्या करे, 1 किलो चावल हर सेकंड में बाहर निकालता जाए, उसका अपोज हो जाएगा। तो वो चावल कांस्टेंट रहेंगे, कितने रहेंगे भाई, 10 ही किलो रहेंगे। सेम ऐसे है, फ्लक्स इंक्रीज करना चाह रहा है, ये फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट रखेगा। ये क्वाइल अपना मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट रखेगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखेगी। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर रखेगी, यानी इसका नॉर्थ इधर होगा और इसका साउथ इधर होगा, यही है। तो ताकि अपोज कर पाए, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये जब पॉसिबल है, ये जब यानी अपना इधर रखेगी, है अपना इधर रखेगी। तो आपको पता है ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर हम देखें राइट हैंड लें, थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखें जो कॉइल में हुआ है, तो कैसे जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी इसमें करंट क्लॉकवाइज जाएगा। अब कहोगे करंट तो जाएगा नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जाएगा तो नहीं। अभी सर्किट कंप्लीट होता तो जाता, अभी तो नहीं जा रहा। लेकिन
जाएगा ऐसे, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो जाएगा ऐसे, हम ये इमेजिन कर रहे हैं। क्लॉकवाइज जाएगा, कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। तो चलता कहाँ से है, किस टर्मिनल से चलता है करंट? पॉजिटिव से। और कहाँ जाएगा भाई? नेगेटिव पे। तो ये एंड क्या हो जाएगा? ये वाला एम हो जाएगा पॉजिटिव और एन हो जाएगा क्या? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप सर्किट कंप्लीट कर दो और ये इनके इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो गया। करंट अभी इंड्यूस नहीं हुआ क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। पर करंट की मैंने डायरेक्शन इसलिए दिखा दी ताकि आप ईएमएफ की पोलैरिटी ले सको, पोलैरिटी ले सको। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर आपको पता ही नहीं चलेगा किस एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो पूरी कॉइल में कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, उसके अक्रॉस होगा। तो वो आप कहा, और तब करंट वाकई में होगा और क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हुआ बेटा? 5 वोल्ट क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा। तो ये फैराडे के लॉ थे, इसी पे मैंने बताया था। तो इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, जल्दी से मैं बताता हूँ। एक तो मैंने मोशनल ईएमएफ बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था मोशनल ईएमएफ में 2 थे, और एक मैंने कराया था ओरिएंटेशन वाला, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज करके जो जनरेटर में होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड बदल के। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला दोबारा नहीं करा रहे क्योंकि वो तो आता ही नहीं, वो तो एक कॉन्सेप्ट के लिए, न्यूमेरिकल के लिए बता दिया था। वैसे ही समझते हैं। मैंने बताया था ये कॉपर की क्या है बेटा? ये कॉपर की क्या है? वायर है, सी शेप की वायर है ये कॉपर की, सी शेप की। ऐसे सी शेप तो कह रहे हैं, सी तो वैसे ऐसे बनता है, पर ये इमेजिन करो कि ऐसे लाके कॉपर की वायर, प्योर कॉपर की कंडक्टिंग वायर है, फिर मैंने ऐसे बेंड कर दी और फिर मैंने ऐसे बेंड कर दी। ये थिक वायर है, थिन नहीं है कोई, थिक वायर है, कॉपर या सिल्वर की थिक वायर है। मैं लाया इधर, फिर मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से दिखाओ चाहे डॉट से दिखाओ, मैंने बताया डॉट से दिखाओगे तो आउटवर्ड नॉर्मल। बोर्ड है, प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन ही है, बोर्ड का प्लेन है। अगर डॉट से दिखाओगे तो क्या होगा? ये आउटवर्ड नॉर्मल आएगा। क्या आएगा? आउटवर्ड नॉर्मल। और क्रॉस से दिखाओगे तो ये इनवर्ड नॉर्मल होगा। क्या होगा? इनवर्ड नॉर्मल। तो अभी मैं क्रॉस से ही दिखा दे रहा हूँ इनवर्ड नॉर्मल। तो क्रॉस से दिखा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। ये हमने देखा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। अब देखो इसमें देखते हैं, ये आपकी रोड है, ये एक रोड रख देते हैं। तो ये मैंने एक रोड रख दी है, ये रही मेरी एक रोड। तो मैंने ये रोड रख दी है, तो ये रोड रख दी। तो ये एक रोड है, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो आर इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। सॉरी, आर इसका क्या मान लेते हैं? आर इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस है। आप कहोगे इसका नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये कंडक्टिंग वायर लिया है, कंडक्टिंग है नहीं, ये थिक कॉपर की वायर ले ली। ये जो वायर है इसकी थिक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, थिक है, और इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। कंडक्टिंग, प्योर आइडियल कंडक्टर मान लिया। ये रोड है, रोड का अपना रेजिस्टेंस कंसीडर करना है तो रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो। तो आप रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो आर इसका मान लो रेजिस्टेंस है। अब हमने एक चीज देखी थी, तो ये एक लूप, और इसका एक एंड इधर टच कर रहा है, वायर के एक एंड इधर टच कर रहा है। इसके 2 एंड है, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा भाई, एक एंड ये रहा और एक एंड ये, 2 एंड है। और ये जा रही है, और ये मान लो रोड जा रही है, आगे मूव कर रही है। इस रोड को मैं इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, आगे या पीछे कहीं स्लाइड कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे आगे स्लाइड कर लो चाहे पीछे स्लाइड कर लो। तो मैंने ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, आगे की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ। किस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा हूँ? मान लो v वेलोसिटी, ये स्पीड हो गई, इससे स्लाइड कर रहा हूँ। तो हमने इसका अगर नाम देखे तो नाम जो हमने देखा था, तो नाम आता था इसका PQRS, PQRS यही होता था। तो PQRS ये आपका लूप हो गया। क्या हो गया? लूप। लूप बोलो, कॉइल बोलो, सर्किट बोलो। तो PQRS आपका सर्किट हो गया, चाहे लूप बोलो चाहे आप इसको कॉइल बोलो, यही है। अब अगर हमने देखा तो ये जो रोड है, जो ये हमारी रोड थी, ये रोड जो है, यहां से अगर रोड यहां होगी तो एरिया कम होगा। PQRS, रोड को जितना दूर ले जाऊंगा क्या बढ़ रहा है भाई? एरिया ही तो बढ़ रहा है। रोड जब यहाँ थी, यहाँ जब रोड होगी, मान लो यहाँ रोड होगी, अगर यहाँ रोड थी, ये QR, तो एरिया कम है भाई। देखो ये रहा एरिया, एरिया कम है, रोड धीरे धीरे आगे जा रही है, रोड आगे जाएगी,
क्या इंक्रीज होता जा रहा है, एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्या इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सीधी सी बात है। उल्टा करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर उल्टा मूव कराना होता तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ये भी आपको पता है। तब क्योंकि क्या है, पास आएगी तो एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। किधर भी मूव करा लो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, पोलैरिटी बदल जाएगी बस, ईएमएफ सेम इंड्यूस होगा। यानी अगर स्पीड सेम है तो ईएमएफ सेम इंड्यूस होगा, बस पोलैरिटी बदल जाएगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो उल्टा मूव करा के ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, बदल जाएगी पोलैरिटी, ईएमएफ सेम रहेगा, पोलैरिटी अपोजिट हो गई, करंट रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लो ये जो रोड है, ये रोड इसके कितनी दूरी पे था, तो हमने देखा था ये रोड इससे जो है एक्स डिस्टेंस पे थी, कितनी, एक्स पे। रोड की अपनी लेंथ कितनी थी, रोड की अपनी लेंथ एल थी, रोड की अपनी लेंथ एल थी। तो रोड जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे थी, यहाँ से पीएस से कितने डिस्टेंस पे थी, एक्स, और रोड की अपनी लेंथ कितनी थी, एल। तो एरिया आपको पता ही है, ये एरिया किसका एरिया, एरिया ऑफ लूप की बात करेंगे, एरिया ऑफ लूप या एरिया ऑफ कॉइल बोलो, तो एरिया ऑफ लूप या एरिया ऑफ कॉइल बोलो। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एल इंटू एक्स है। तो ये आपका एरिया आ गया, किसका एरिया भाई, कॉइल का एरिया आ गया, यही है कॉइल का एरिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, बी था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव हो जाएगा। मान लो कोई एंड पॉजिटिव हो गया, कोई एंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वो देख लेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बात की बात है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके एंड के अक्रॉस, इंड्यूस ईएमएफ अगर हम देखें, ई है, ई आपका क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो, मान लो ई है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर वही बात आ जाती है, हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो कितना था, d∅dt था, यही होता है। ये यहाँ तक तो फैराडे का सेकंड लॉ, लेकिन माइनस लगाना मतलब मैंने लेंज लॉ भी जोड़ दिया इसमें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो पूरा कंप्लीट हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हो गया, हमें पता है। और फ्लक्स कितना है भाई, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया और ये वेक्टर। अब देखो वही बात है, आप कहोगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लें, भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया, एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाहर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर अंदर भी ले सकते हो। भाई ये लूप है, ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो। और अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर ही ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा, एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ड नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर भी अंदर ही हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और एक एरिया कितना है, एरिया है एल इंटू एक्स, तो एरिया है एल इंटू एक्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। फ्लक्स की वैल्यू डाल देंगे, कितना था फ्लक्स की वैल्यू, dl(x), यही है। क्या कांस्टेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा। dx/dt क्या होता है बेटा, dx/dt टाइम के रिस्पेक्ट में x चेंज हो रहा है, वही तो स्पीड होती है। dx/dt ही तो क्या है, आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, तो dx/dt ही आपकी स्पीड है v। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ होता है -BLV। आप कहोगे करा रखा है फिर क्यों करा रहे हैं दोबारा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक तो रिवाइज होने के लिए, दूसरा अभी मैं इसमें बताऊंगा इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एज इट इज थोड़ी दे देंगे वो। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ये चीज आ गई। इंड्यूस करंट की बात करें भाई, इसमें अगर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अभी मान लो सपोज कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है। इंड्यूस ईएमएफ अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ईएमएफ को वैसे तो ई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, पर इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से करते हैं और इंड्यूस करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो करंट ऊपर जा रहा है, इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -BLV/R आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा समझो इस पे कैसे आ जाता है।
इमोशनल था बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप। यहाँ हम ध्यान दे रहा, फ्लक्स बदलेंगे तो ईएमएफ का जन्म होगा, फ्लक्स बदलेंगे तो ईएमएफ का जन्म होगा, और फ्लक्स होता है बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। तो हमें पता है फैराडे ने कहा भाई फ्लक्स बदल दो किसी कॉइल के आसपास तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हमें ईएमएफ पैदा करना है तो हम फ्लक्स बदल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के आसपास। कैसे बदल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बदल दो कॉइल के आसपास, या एरिया बदल दो कॉइल के आसपास, या कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदल दो। तो इन तीन तरीके से कर सकते हैं। तो जो मोशनल ईएमएफ है उसमें हमने किया मोशनल ईएमएफ में हमने ना जो लूप है, जो कॉइल है, उसका हमने एरिया बदला। अगर इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो एरिया इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। पीछे ले आऊंगा तो एरिया डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इंक्रीज करे फ्लक्स चाहे डिक्रीज करे, चेंज हुआ तो भाई क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये मोशनल ईएमएफ में आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले ही बता दिया, ओरिएंटेशन हमने देख ही लिया था। इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी चीज। अब सोचोगे कहाँ कहाँ होता है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन देंगे? वो ऐसे थोड़ी दे देंगे, वो अलग अलग तरीके से दे देंगे। जैसे वो ऐसे दे देंगे कि भाई एक जेट प्लेन है, वो देखो कैसे दे देंगे। देखो मान लो ये अर्थ है, तो ये आपकी अर्थ हो गई। तो भाई अर्थ का भी तो अपना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको पता है अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये अर्थ का ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, और ये अर्थ का क्या होता है? ज्योग्राफिकल साउथ होता है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ये ध्यान देना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप इमेजिन करो कि वैसे अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ी बार मैग्नेट नहीं होती, कि आप सोच रहे हो बहुत बड़ी बार मैग्नेट है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो उसके कोर के अंदर जो आयंस है उनके हेलिकल मोशन की वजह से होता है। थ्योरी वैसे कई है, जो जब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरी है उसके हिसाब से वो बात की बात है, ठीक है। क्या कि अर्थ की जो कोर होती है वो मोल्टन स्टेट में होती है, उसमें हैवी मेटल्स के आयंस होते हैं, आयरन के आयंस होते हैं और दूसरे हैवी मेटल्स के आयन होते हैं, ठीक है। निकिल के, क्रोमियम के, आयरन के कोर में होते हैं। और ये आयंस जो है थर्मल एनर्जी की वजह से जो है वो ऐसे हेलिकल पाथ में मूव करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी समझो सोलेनॉइड बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है कि अगर इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट उसमें रखी गई है, बहुत बड़ी एक बार मैग्नेट मैंने रख दी उसमें। तो जहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वहाँ मैग्नेटिक साउथ होता है, और जहाँ ज्योग्राफिकल साउथ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ये थोड़ा होता है, थोड़ी सी तिरछी रखी होती है। तिरछी ऐसे रखी होती है कि कितने का एंगल होता है, ये जो एंगल है जितना तिरछी रखी है वो ये लगभग 11.2 डिग्री के आसपास होता है। ज्यादा नहीं है फर्क, थोड़ा सा फर्क होता है, और इतना होता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये 5th चैप्टर में था तो मैंने 5th स्किप करके 6th पे आया हूँ, 5th मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसमें देखते हैं बेटा, तो इसमें देखते हैं तो अपना उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अर्थ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं, बाहर कैसे जाएंगी भाई? नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकली कहाँ चली गई? साउथ पे। नॉर्थ से निकली कहाँ चली गई भाई? साउथ पे। तो ऐसे नॉर्थ से निकलती जाएंगी और किधर जाती जाएंगी बेटा? साउथ पे जाती जाएंगी। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो बहुत सारी आप बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी बना सकते हो। अब कोई जेट प्लेन है, मान लो अगर कोई जेट प्लेन है और वो उसमें उड़ रहा है, यानी यहाँ पे कहीं उड़ रहा है, मान लो जेट प्लेन यहीं से उड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ, तो ये देखो यहाँ जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको मिल जाएगी। तो मान लो यहीं पे ले लिया हमने, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये इधर है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन तो वैसे कोई भी हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन तो वैसे कोई भी हो सकती है, ठीक है। और मान लो जो प्लेन, यानी इसका मतलब अर्थ के आसपास अगर प्लेन उड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। कि इस साइड उड़ रहा है तो ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की। और मान लो जो प्लेन है वो ऐसे जा रहा है, तो प्लेन जो है, प्लेन के ये विंग है, प्लेन के ये विंग है, ये प्लेन के विंग है, ये जेट प्लेन है, जेट प्लेन का ये विंग है। और मान लो इस विंग का जो एक्सपेंशन है वो 30 मीटर है। दोनों विंग की बात कर रहे हैं, दोनों विंग की बात कर रहे हैं। ये जेट प्लेन था, ये आपका जेट प्लेन है, ठीक है। तो ये आपका जेट प्लेन है और ये विंग के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो विंग, ये विंग है, ये रहा, ये तो विंग का जो एक्सपेंशन है भाई, मान लो इधर से भी 15 मीटर है और इधर से भी क्या है, 15 मीटर है। तो विंग का जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 30 मीटर होगा। कितना होगा, 30 मीटर होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब अगर ये, मैं विंग की ही बात करूं, मान लो पूरा प्लेन ऐसे नहीं, विंग की ही बात करूं, 30 मीटर का एक्सपेंशन हो गया, तो ये विंग की लेंथ आ गई बेटा एक तरीके से। तो लेंथ मिल गई, कितनी मिल गई, एल मिल गई। कितना है एल, 30 मीटर। जेट प्लेन जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से जेट प्लेन आगे जा रहा है, तो जेट प्लेन मान लो बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, तो जेट प्लेन मान लो क्या है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो, ऐसे मान लो कि 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है, 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जेट प्लेन मूव कर रहा है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है भाई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है काफी वीक होता है, पर वीक का ये मतलब तो नहीं है ना कि मतलब नहीं होता है, ना कुछ तो है। तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं। तो मान लो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वो देख लेते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में है, वो किसी, मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं मुड़ रहा है, ये ध्यान देना, ऐसे नहीं मुड़ रहा है ये। अब मैं विंग 3D बनाने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 3D फिगर है, तो मैंने बनाई नहीं 3D फिगर, तो ये मत समझना कि ऐसे ही है, ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, नहीं समझे। ये जेट प्लेन है, ये विंग है, ये ऐसे जा रहा है। बोर्ड पे ऐसे ही बनाना पड़ रहा है, या तो 3D फिगर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया एक्स एक्सिस में, एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लेंगे वाई एक्सिस में। ऐसे है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा अर्थ का नेट मैग्नेटिक, मान लो इधर ही है। अभी समझो इधर है, वैसे तो नोट ही है, अभी समझो ऐसे है मान लो। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। दो कंपोनेंट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के देखो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। तो अगर कोई जेट प्लेन उड़ रहा है, तो अब नेट को तो हटा दो, क्योंकि नेट के मैंने कंपोनेंट कर लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड था, इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। तो अब ध्यान देना, अगर कोई जेट प्लेन उड़ रहा है, ये रहा, मान लो ये जेट प्लेन के विंग है, जेट प्लेन ऐसे उड़ रहा है, तो जेट प्लेन कौन से कंपोनेंट को काटेगा भाई। अगर जेट प्लेन सीधा ऊपर उड़ रहा है तो कौन से कंपोनेंट को काटेगा, ऊपर उड़ेगा तो कौन से कंपोनेंट, मान लो सीधा ऊपर जा रहा है, एकदम जाते हैं ना ऊपर, एकदम सीधा ऊपर, तो अब कौन सा कंपोनेंट काट रहा है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर ऐसे ग्राउंड के पैरेलल चल रहा है तो कौन सा कंपोनेंट इंटरसेप्ट कर रहा है, वर्टिकल, ठीक है। तो उस तरीके से, तो अगर इसे, ये तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए, तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, डी एच बोलते हैं, एक्स एक्सिस में जो होता है।
और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इसको बीवी बोलते हैं। BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में ले लिया। ठीक है, ये वाला एंगल को जो होता है, ये जो एंगल होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। इसको एंगल को तो ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं, थीटा फाई कुछ भी बोल सकते हैं, पर इस एंगल को जो हम बोलते हैं, नाम ही देना है तो हम डेल्टा बोलते हैं, और इसे डिप एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं या डिप एंगल भी बोलते हैं। तो ये एंगल होता है, इसे डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिन अभी याद कर लो। तो नाम जो दें, चाहे तो हम थीटा भी दे सकते हैं, थीटा दे लो, लेकिन जो दिया जाता है वैसे वो डेल्टा दिया जाता है, और इसे डिप एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? आप खुद ही बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा। तो हॉरिजॉन्टल अगर ये थीटा होता भाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता? बी कॉस थीटा। अरे कितना आता? बी कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आता? बी साइन थीटा आता। अरे कितना आता? बी साइन थीटा आता। लेकिन इसको हम थीटा नहीं बोलते, इसको डेल्टा बोलते हैं, डिप एंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा, यही हो जाएगा। तो इसको तो हटा दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम ही नहीं है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम ही नहीं है। एक्स एक्सिस में ये आ गया और वाई एक्सिस में ये आ गया, ये है। तो आप बताओ, ये प्लेन ऐसे नहीं है, अब ऐसे उड़ रहा है, ये रहा, तो ये किस कंपोनेंट को काटेगा? ये इसके जो पंख है, विंग है, वो किस कंपोनेंट को काटेंगे? वर्टिकल को काटेंगे, ना कि किसको काटेंगे? हॉरिजॉन्टल ये रहा, मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और प्लेन ऐसे जा रहा है, तो काट रहा है क्या उसको? इंटरसेप्ट कर रहा है? नहीं, उसके तो पैरेलल जा रहा है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर रहा है? काट रहा है। लेकिन अगर ऊपर उड़ रहा होता तो काटता। तो जेट प्लेन ऊपर जाएगा तो विंग उसको काटेंगे हॉरिजॉन्टल को, और सीधा जाएगा तो ऐसे काटेंगे। यानी अगर जेट प्लेन अर्थ के ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहा है, और जेट प्लेन एकदम वर्टिकल वाई एक्सिस में उड़ रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काट रहा है। ध्यान देना, जेट प्लेन सीधा ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस में, तो वो हॉरिजॉन्टल, उसके विंग जो है वो किसको कट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। और अगर वो अर्थ के ग्राउंड के पैरेलल उड़ रहा है तो उसके विंग किसको कट कर रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट को। तो वो कैसा भी क्वेश्चन दे देते हैं, कभी वो ऊपर उड़ते हुआ दे देंगे, कभी ऐसे दे देंगे। तो अब देखो, अब निकालना, वैल्यू दे देंगे इनकी। नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मान लो बहुत कम है, तो उस जगह पे कुछ भी बता देंगे। मान लो उस जगह पे 40 गॉस है, कितना है? 40 गॉस है। एंगल ऑफ डिप भी दे देंगे, मान लो एंगल ऑफ डिप जो भी दे दिया 30 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। तो आपको पता है विंग जो है ये रोड हो गई यार। अगर रोड भी तो ऐसी ही होती है, ये रोड है, रोड की लेंथ है, तो समझो एक रोड ही तो है ये। तो रोड के दोनों एंड पे अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो क्या विंग के दोनों एंड पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? बिल्कुल होगा ईएमएफ इंड्यूस। तो दोनों एंड पे ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। इधर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो पूछते हैं कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ निकालो, और इस पे न्यूमेरिकल देते हैं। तो बच्चों को बहुत आसान लगता है, बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो कुछ क्या क्वेश्चन है, ये खेल लो, E इक्वल टू बी एल वी। वो उठाते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल देते हैं, दिमागदार है, सीधा उठाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाली, वेलोसिटी डाली, लेंथ डाली, आंसर परोस दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं समझे? तो क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाते हो, कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, फॉर्मूला पता है उन्हें, भाई ये पता है इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इसे लेंथ बोलते हैं, इसे वेलोसिटी बोलते हैं, और उनको यही नहीं पता कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे कि नेट लेंगे। नेट ही डाल दिया सीधा। अब जब तुमने नेट मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, लेंथ डाल दी, वेलोसिटी डाल दी, तो ये डेल्टा क्या दे रखा है? देखने के लिए। तो फिर ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत फेवरेट है उनका, 2 नंबर में देते ही देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे बार आए या ना आए वो तुम्हारी किस्मत है, पर भाई हमने तो देखा है 13-14 सालों से कि आया है कई बार। अब हर बार तो एक चीज आएगी नहीं फिजिक्स में, और वैसे भी फिजिक्स में आती है।
तो अब ध्यान देना, वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी वही डलेगी जो है, पर किलोमीटर पर आवर में नहीं डलेगी। यहाँ तो यूनिट का है, क्या है, किस में डलेगी वही, यहाँ डलेगी मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अरे किससे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, किस में आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना हो गया ये, 9 2 जा, और ये 100, ये कितना हो जाएगा 500, 500/2 कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेंगे, एज इट इज लेंगे, तो वेलोसिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हम विंग की ले लेंगे, विंग की लेंथ मीटर में ही दे रखी है। अब उसमें भी कई बार चालाकी करते हैं, कई बार एक साइड के विंग की लेंथ दे देते हैं और बच्चा उठा के सीधा वही डाल देता है, तो उसको डबल करना पड़ता है। ध्यान देना, उसको डबल करना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स में देखो क्या आएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं और हर पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हर लॉजिक की, कॉन्सेप्ट की, क्योंकि एक ही चीज में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं अगर टीचर होता, मेरे को क्वेश्चन बनाने को बोलते तो मैं इस तरीके से उड़ा देते प्लेन को कि वो इसी को सीधा इंटरसेप्ट करे, किसको, नेट मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला ही ना लगे, वही सीधा वाला ही लगे, यानी बेवकूफ बच्चों के नंबर आ जाए और इंटेलिजेंट के ना आए। तो टीचर तो कुछ भी कर सकता है। इसमें देख लेते हैं बेटा क्या हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट जो कर रहा है उसकी बात करते हैं। इंटरसेप्ट जो है, तो प्लेन के विंग इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी प्लेन ऐसे उड़ रहा है, जेट प्लेन ऐसे उड़ रहा है। मैं थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ। जेट प्लेन ऐसे उड़ रहा है। अब कहोगे तिरछा हो गया, तिरछा नहीं है यार, 3D में कैसे दिखाऊं मैं, या समझो ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कंपोनेंट कट कर रहा है। तो ये कंपोनेंट कट कर रहा है, तो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो बीवी लेंगे। क्या लेंगे, बीवी। तो क्या लेंगे, बीवी लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बीवी लेंगे। तो कितना आएगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, सब इंड्यूस ईएमएफ देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ वैल्यू डाल दो, डालते वैल्यू। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो उसकी वैल्यू डालेंगे, तो क्या है, बीवी एल वी, बीवी की वैल्यू डालेंगे। बीवी कितना है, बी साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा कितना हो जाएगा, ये बी एल वी और साइन डेल्टा, ये बना ना फॉर्मूला, ध्यान देना। अब वैल्यू डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड गॉस में, गॉस को टेस्ला में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। कितना हो जाएगा बेटा, 40 × 10⁻⁴ इंटू लेंथ कितनी हो गई, लेंथ विंग की हो गई, लेंथ विंग की हो गई 30 मीटर, इंटू वेलोसिटी जो हो गई वो आ गई 250, और क्या हो गया बेटा, और साइन 30। कितना हो जाना है, देखते हैं कितना आ जाएगा। 0 से 0 हटा दो, फिर 10⁻⁻² हो गया। ठीक है, एक 0 और हटा दिया, 10⁻⁻1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 75 हो गया। 75 4 जा, कितना हो जाएगा, 300 हो गया। फिर ये हट जाएगा, 10 की ये हटी गई 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो यानी 15 वोल्ट, 15 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसके विंग के अक्रॉस। ध्यान देना, ठीक है। तो वो इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं, तो ध्यान देना, अगर ऐसे जा रहा है तो हमने क्या लिया, अगर अगर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा, अगर वर्टिकली उड़ रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगा। जिस कंपोनेंट को काटेगा वो डालना है, जिस कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगा वो डालना है। ऊपर उड़ा वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटा, हॉरिजॉन्टली उड़ा तो वर्टिकल कंपोनेंट को काटा। नेट नहीं डालना है, नेट वाला आता भी नहीं है, ठीक है, सीबीएसई वाले नहीं देते, ठीक है, मेरे जैसा होता टीचर तो देता। अब देखो इधर क्या है, इसमें तो हमें क्या हो गया, बीवी लिया था। अगर ये जेट प्लेन ऊपर जा रहा होता तो देखते हैं कैसे हो जाएगा। अगर जेट प्लेन ऊपर जा रहा होता तो जेट प्लेन मान लो सीधा ऊपर ही जा रहा है, सीधा ऊपर ही जा रहा है, ये जेट प्लेन सीधा ऊपर जा रहा है, तो किस कंपोनेंट को काट रहा है भाई, वो हॉरिजॉन्टल को काट रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल लेंगे, है यही फॉर्मूला BLV। पर अब कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल, तो कितना हो जाएगा BH, कितना हो जाएगा BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया
यानी BLV था, तो इंटरसेप्ट कौन से कंपोनेंट को कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल को कर रहा है, तो BH LV, BH की वैल्यू डाल दो। तो BH की वैल्यू डालोगे कितना आएगा, BH की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, BH की वैल्यू आ गई B cos डेल्टा LV, तब ये हो जाएगा। तो हमें पता है कितना हो जाएगा, BLV cos डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा दिया तो भाई काम तो होगा ना, देखने के लिए थोड़ी दिया है। आप सीधा सोचो यार, हमने तो यही पढ़ा था, BLV डेल्टा कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, हाँ, और ये गुमराह कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी, और करते भी है। कई बार ऐसा डाटा देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती, आप उस डाटे को जानबूझ के इस्तेमाल करने की कोशिश करो ताकि आप गलत कर बैठो। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, EMF इक्वल टू BLV cos डेल्टा। यही वजह तो है कि फिजिक्स रटने वाली चीज ही नहीं है, फिजिक्स तो समझने वाली चीज है। अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आपकी फिजिक्स से बनेगी नहीं। कितना हो जाएगा बेटा, तो 40 इंटू 10 की पावर -4। लेंथ कितनी है, लेंथ की वैल्यू डाल दी 30। वेलोसिटी हमें पता है 250 मीटर पर सेकंड। ध्यान देने वाली ये बात है कि मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में डालेंगे, गॉस में दिया है तो टेस्ला में बदल देना, 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में डालेंगे, वो किलोमीटर पर आवर में दे देंगे, ये सब चीजें तो चेंज करने। विंग की लेंथ हमेशा वैसे मीटर में ही होती है, सभी विंग की मीटर में ही मेंशन होती है, तो मीटर में ही दे देते हैं वो। ठीक है, और कॉस की वैल्यू डाल देते हैं, तो कॉस की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, कॉस 30 आ गया। कितना हो जाएगा, 0 0 0, 3 जीरो हट गया, ये आ गया, ये 75 हो गया, एक मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया, ये हट ही जाएगा, कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा, और cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो 15√3 इतने वोल्ट। तो किसमें ज्यादा EMF इंड्यूस हो रहा है, ऊपर उड़ाने में, ऐसे उड़ाने में, ऊपर उड़ाओ, नहीं समझे, तो वो डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा 60 हो जाए तो अब क्या है, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा इंड्यूस होगा, तो वो डिपेंड करेगा, अलग अलग एंगल पे डिपेंड करता है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है, और इस पे आप देखो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं 2-2 नंबर के। हाँ, कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डालना था, कहीं वर्टिकल कंपोनेंट डालना था, बस इतना ध्यान देना होता है, और एंगल ऑफ डिप का बड़े ही ढंग से क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो मैंने, अब मैं 10-20 क्वेश्चन कराने की बजाय मैंने एक काम किया, जितनी पॉसिबिलिटी बनती थी मैंने वो उठा के बता दिया, समझा दिए पूरे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। दूसरा हमने एक देखा था भाई, ओरिएंटेशन बदल के भी तो कर सकते थे, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये भी हमने देखा था। हमने देखा था जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो किसके बराबर था, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए था। तो B डॉट ए, तो क्या बोल देंगे, B डॉट ए cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, EMF का जन्म होगा। एरिया बदलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, EMF का जन्म होगा। ओरिएंटेशन बदलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, EMF का जन्म होगा। यानी कितने तरीके से जन्म दे सकते हैं हम, फ्लक्स बदलने से EMF का जन्म होता है, फ्लक्स बदलने के कितने तरीके हैं भाई, 3। मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो हमने देख भी लिया था, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। हमने देखा था जो इंड्यूस EMF था वो कितना था, -dϕ/dt था, -dϕ/dt था, यही था। तो हमने इसमें देख ही लिया था। तो वैल्यू अगर हम डाल रहे थे, तो अगर क्या है, अगर ओरिएंटेशन फिक्स रखी जाए, मान लो ओरिएंटेशन फिक्स है, थीटा हमेशा जो है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा कितना है, 0 है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा फिक्स है, कितना है, 0 है। मान लो कॉइल भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो ओरिएंटेशन क्या है, ऐसे आ गया। तो थीटा फिक्स है तो कितना हो जाएगा, cos 0 ये रहेगा, तो ये आएगा B इंटू ए। अगर कई टर्न्स हो तो, इसकी कई टर्न्स हो तो कितनी टर्न ले लेंगे, n टर्न ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, n टाइम्स हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा भाई, n टाइम्स हो जाएगा, वैल्यू डाल दोगे यहाँ, कितना हो जाएगा, NB है, यही हो गया। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बदलने वाली नहीं, एरिया बदलने वाला नहीं, क्या हो जाएगा, dB/dt।
तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीधा ही तो है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा तरीका हमने देखा एरिया बदल के, एरिया बदलने वाला मोशनल ईएमएफ में आ गया, अभी तो किया था हमने बीएलवी एरिया वाला था। एक और हमने किया था, याद करो, कि अगर एक मेटेलिक रिंग थी, अगर ये एक मेटेलिक रिंग थी और ये आपकी रोड उस पे थी, और रोड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी घूम रही हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज ले लो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ही ले ली, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये ओ इसको एम बोल दिया मान लो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर क्रॉस लगाया तो इनवर्ड नॉर्मल है, तो मान लो डॉट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। अरे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। फर्क क्या है तो परपेंडिकुलर, डॉट मतलब आउटवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड नॉर्मल है, क्रॉस मतलब क्या हो गया, इनवर्ड नॉर्मल हो गया। यहाँ पहुंच गई, मान लो थोड़ी देर बाद रोड ऐसे रोटेट कर रहे हैं जैसे घड़ी की सुई होती है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, नहीं समझे, तो ऐसे रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मैंने अभी एंटी क्लॉकवाइज लिया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो हमने देखा था कितना एंगल उसने स्वीप किया सेंटर पे, थीटा, वही उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम वैसे बात करें फिजिक्स में तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो हमने देखा भाई जितना एरिया उसने स्वीप किया उतना एरिया चेंज हुआ, हम ये मानते हैं, यानी जितना एरिया उसने स्वीप किया उतने एरिया की उसने फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट किया है, फील्ड लाइन को काटा है। मान लो ये खूब सारी फील्ड लाइन है, मैं रोड घुमा रहा हूँ ऐसे, तो ये सबको ही तो काट रही है, तो जितने एरिया की फील्ड लाइंस को उसने काटा है, इंटरसेप्ट किया, उतना एरिया चेंज हुआ, उतना एरिया चेंज हुआ। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, तब क्या हो जाएगा, इसके लिए मैंने बताया था आपको। तो एरिया जो है, एरिया जो उसने स्वीप किया है, जितने एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसने रोड ने इंटरसेप्ट किया है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, आउटवर्ड नॉर्मल है, रोड ऐसे घूम रही है, तो इन सभी फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, वो इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है। तो कितने एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट किया, वो एरिया निकालते हैं। तो वो एरिया जो स्वीप किया उसने, ये एरिया ऑफ सेक्टर आता था, क्या आता था, एरिया ऑफ सेक्टर आता था। सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, वैसे तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। अरे आर क्या होता है, रेडियस होता है, किसका, सर्कल का, मेटेलिक रिंग का, ठीक है। तो थीटा अगर स्वीप किया है उसने तो कितना आता था, तो सेक्टर का जो एरिया हो जाएगा, जितना एरिया उसने स्वीप किया, इंटरसेप्ट किया, जितने एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उसने काटा है, इंटरसेप्ट किया, वो थीटा बाय 360। 360 रेडियन में अगर मैं एंगल डालना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई किस में डालने में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है थीटा बाय टी होती है, तो एंगल हमें रेडियन में लेना पड़ता है। तो रेडियन में इंटरेस्टेड हूं तो 360 क्या हो गया, 2 पाई रेडियन के बराबर है। पाई से क्या कैंसिल, पाई, तो ये आ जाता है आपका कितना, हाफ थीटा आर स्क्वायर। बस ध्यान देना यहाँ थीटा रेडियन में, यहाँ जो थीटा है वो किसमें है, रेडियन में, ना कि डिग्री में डाल दोगे। इतना एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसने इंटरसेप्ट किया, क्या किया, इंटरसेप्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह, तो आप कहोगे ये भी एक थीटा है, तो इस थीटा को अभी हटा दो, क्योंकि हमें पता है बी डॉट ए है, अभी इसको बी डॉट ए ही लिख देते हैं। तो अब हमें एक चीज पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है, और पूरी रिंग का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर होगा। तो इसे बी डॉट ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी डॉट ए, बी ए कॉस, कुछ भी एंगल दो, फाई दो, अल्फा दो, मान लो अभी फाई एंगल, भाई वैसे तो हमें पता है जो एंगल हम लेते थे वो थीटा लेते थे, और इस समय थीटा मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ले लिया है सिंबल, तो अब एंगल को सिंबल क्या ले लें, फाई ले लें, सिंबल ही तो बदला है मैंने। थीटा भी क्या था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल था। फाई भी क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्यों लिया फाई, क्योंकि थीटा मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो फाई कितना आ जाएगा हमारा, फाई जीरो आ गया, तो फाई हमारा जीरो है।
और cos फाई कितना होता है 1 होता है, यही है। इसमें एरिया की वैल्यू डालते हैं, ये एरिया की वैल्यू आई हुई है, कितनी है एरिया की वैल्यू, हाफ थीटा आर स्क्वायर आई थी, याद करो। तो इसके दोनों एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक एंड तो मेटेलिक रिंग को टच कर रहा है रोड का, और दूसरा एंड सेंटर पे पाइवोटेड है, बताया था मैंने। तो उस हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी पाई बाई डी टी होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू डाल देते हैं, कितना है बी हाफ थीटा आर स्क्वायर, यही आ गया। क्या क्या चीज कांस्टेंट है देखते जाओ, कांस्टेंट क्या क्या है, माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अरे बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। रेडियस भी रिंग का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाफ भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ये आ गया। जो ओमेगा होता है वो होता क्या है, ओमेगा होता ही है, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, यही तो होता है। एंगुलर वेलोसिटी यही होती है, तो डी थीटा बाई डी टी ही क्या है आपका ओमेगा, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और जो रेडियस होगा मेटेलिक रिंग का, वही रोड की लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि रोड का एक एंड हमेशा मेटल की रिंग को टच करेगा, दूसरा एंड हमेशा किसके पास कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो जो रेडियस हुआ रिंग का वही रोड की लेंथ है, एल भी लिखते हैं। तो ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है जब ऐसे हुआ, ये भी मोशनल ईएमएफ में आ रहा है। इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है। अभी जो हमने रोड लेके आगे भागे थे या पीछे भागे थे, वो भी मोशनल ईएमएफ था, उसमें भी एरिया चेंज हो रहा था, इसमें भी एरिया ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या करेंगे, वो एंगुलर वेलोसिटी को ही दे देंगे। मान लो उन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी 100 सीपीएस है भाई, सीपीएस आरपीएस कुछ भी दे दे, पर सेकंड भी बोलते हैं, हर्ट्ज भी बोलते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी अभी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को बोलते हैं, जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अभी ये फ्रीक्वेंसी है, मान लो उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी, तो कई बुकों में कहते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड होता है। अरे 2 पाई बाई क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। 2 पाई बाई क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू में 1 बाई टाइम पीरियड, 2 पाई इंटू 1 बाई टाइम पीरियड। और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वो क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड होती है। तो मैंने वही लिख दिया, ओमेगा है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, यानी 2 पाई इंटू 1 बाई टाइम पीरियड। और 1 बाई टाइम पीरियड क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा की जगह क्या लिख देते हैं, ओमेगा की जगह ये भी लिख देते हैं, ओमेगा क्या हो गया 2 पाई न्यू। 2 से क्या कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है बी एल पाई न्यू। तो इसको वेलोसिटी मत समझ बैठना, ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है, समझना ये चीजें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो दी रहती है वो हर्ट्ज में देंगे, एज इट इज यूज करेंगे, पर सेकंड में एज इट इज, आरपीएस एज इट इज, सीपीएस एज इट इज, साइकिल पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड हर्ट्ज, सब एक ही चीज है। कई बार आरपीएम में दे देते हैं, सब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। रेवोल्यूशन पर मिनट है, मान लो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है भाई, आरपीएस सीपीएस पर सेकंड हर्ट्ज में दिया तो एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन आरपीएम में देंगे ना, तो आरपीएम को आरपीएस में बदलना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करोगे, 60 से, तो आरपीएम आरपीएस में बदल जाएगा। 60 से डिवाइड कर दे, मान लिया उन्होंने कहा 120 आरपीएम है, यानी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन है, 120 रेवोल्यूशन कंप्लीट करा है एक मिनट में, एक सेकंड में नहीं, एक मिनट में। और एक सेकंड में कितने कंप्लीट करेगा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू डालनी है हमें ऐसा ही सिस्टम के लिए। तो हम इसको आरपीएस में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो आरपीएस में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अरे आया, वैल्यू डाल दो। रोड की मान लो लेंथ भी दे दी उन्होंने, कहा रोड लेंथ क्या है, 10 मीटर की रोड है मान लो। ठीक है, और जो है मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा खासा है, 4 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में ही दे दिया। तो क्या करना है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, वैल्यू डाल दो। या तो ओमेगा निकाल लो इससे, तो इसमें डाल दो, नहीं तो फॉर्मूला ही बना लो, ओमेगा की मैंने वैल्यू डाल दी भाई, ओमेगा की मैंने वैल्यू डाल दी। ओमेगा जो था वो कितना था, ओमेगा 2 पाई न्यू है, 2 पाई न्यू है।
2 से 2 कैंसिल कर दिया, नहीं समझे, सीधा यहीं आ जाएगा। वैल्यू डाल दो, अब मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला में डाल दो कितनी है, 4, लेंथ डाल दो 10 है, 10 का स्क्वायर, न्यू डाल दो कितना है भाई 2 है, कितना हो जाएगा ये 8 हो गया, हाँ ये 100 है तो 800 पाई हो गया, इतने वोल्ट हो गया। अच्छा खासा है भाई, ठीक है, पाई की वैल्यू डालनी है डाल देना, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो इससे इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इस पे भी बढ़िया न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तीसरा एक मैंने ओरिएंटेशन का बताया था, तो ओरिएंटेशन का जो है देख लेते हैं। कितना समय है अपने पास, है थोड़ा सा। तो ओरिएंटेशन का मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन का जो था यह फ्लक्स है वो कितना होता है, बी डॉट ए है। तो हमने देखा था बी ए कॉस थीटा है, थीटा बोलो फाई बोलो, देखो ध्यान देना, एंगल को किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा किसी की जागीर थोड़ी नहीं है कि यहाँ चलेगा तो ये, भाई जहां जहाँ जिस किसी, कई बार एंगुलर वेलोसिटी के लिए चाहिए होता है तो वहाँ थीटा ले लेंगे, तब इस एंगल को हमें फाई लेना पड़ेगा या अल्फा से डिनोट करना पड़ेगा, नहीं समझे। तो वो तो आपको पता होना चाहिए वो है क्या, थीटा हो फाई हो, पर ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, नहीं समझे। तो जरूरी नहीं कि ये उम्मीद करो कि हमेशा थीटा ही मिलेगा। अब फाई से क्यों नहीं कर सकते, फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स को कर रखा है, तो अल्फा से कर लेते हैं कई बार। यानी सिंबल तो देखो एक ही सिंबल फिजिक्स में कई जगह यूज कर रहे हैं, अब यहाँ फाई यूज करेंगे, यहाँ भी फाई यूज करेंगे, कंफ्यूजन है। ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये फाई मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो देखो कोई बुराई नहीं है इसमें, यूज कर सकते हो, पर ये एक तरीके से सिंबॉलिकली गलत हो गया। वैसे तो ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका कोई चीज गलत नहीं होने वाला, लेकिन सिंबॉलिकली गलत हो गया। टीचर भी क्या है, इसको मिसअंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये फाई फाई, यानी बच्चा को हो सकता है कोई डाउट है, दिक्कत है। तो ऐसा करो कि सिंबल जो जिसके लिए है, अब जब हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, फ्लक्स के लिए फाई है, तो हम फिर फाई एंगल के लिए यूज नहीं करेंगे, तब एंगल के लिए आप अल्फा यूज कर लो भाई, ठीक है, या थीटा यूज कर लो, तब फाई नहीं यूज करना, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमने थीटा एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज कर लिया तो हम थीटा भी यूज नहीं कर सकते, फिर कंफ्यूजन हो गई। फाई फ्लक्स के लिए, थीटा क्या है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तब हमें अल्फा यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, पर आपको पता होना चाहिए एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अगली चीज आती है बेटा, देखते हैं तीसरा जो था, बाय चेंजिंग दी ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में समय समय पे टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज करते रहो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तब भी फ्लक्स बदल जाता है। तो ये तो मैंने बताया था, बड़ा आसान था कि अगर एक रिंग है, ऐसे रिंग है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है अभी, तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। घुमा दो, मैंने बताया था घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिंग ऐसे हो जाएगी, एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा, चला गया कि नहीं चला गया, एंगल बदल गया। फिर घुमा दो, फिर घुमा दिया, ये रिंग ऐसे हो गई, एरिया वेक्टर इधर हो गया, हर समय बदल रहा है। एरिया वेक्टर ऐसे था, ये रिंग थी, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, ऐसे हुआ तो नीचे हो गया, ऐसे हुआ तो इधर हो गया, अब ये ऐसे होगा तो फिर ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो गया तो फिर ऊपर हो गया, फिर ऊपर हो गया। अगर ऐसे हो जाएगा तिरछा हो गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, इस एंगल को कुछ भी ले लो, इस एंगल को थीटा ले लो, एंगल को अल्फा भी दिखा सकते हो, एंगल को फाई भी दिखा सकते हो। फाई अभी नहीं लेंगे क्योंकि फ्लक्स के लिए डिनोट कर रहे हो फिजिक्स में, तो फाई मत लेना, कंफ्यूजन जाती है। अल्फा थीटा ले सकते हो। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, थीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी अगर ओमेगा की बात कर रहे हो, ओमेगा डी फाई बाई डी टी है, तो भाई थीटा भी नहीं ले सकते, तब क्या लेना पड़ेगा, अल्फा ही लेना पड़ेगा, तो अल्फा ले लेते हैं। वैसे थीटा भी ले सकते हो, पर ये पता होना चाहिए इनके बीच का एंगल है, तो मैंने अभी अल्फा ले लिया, तो इसको बी डॉट अल्फा, बी डॉट ए था तो बी ए कॉस अल्फा लिख दिया। तो हमें एक चीज पता है, अगर हम इसको घुमाएंगे, अगर मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ, किस एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ, तो आपको पता है जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही आपकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। थीटा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी मैंने वो बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो थीटा कितना हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो थीटा एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, तो ये आ गया आपका, ये थीटा जो है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू क्या है? टाइम है। तो मैं इसको अभी थीटा ही रख लेता हूँ। मैं तो ये बताया अल्फा थीटा फाई कुछ यूज कर सकते हैं, पर ऐसे यूज मत करना कि कोई सिंबल में कंफ्यूजन हो। एक ही सिंबल दो चीज के लिए यूज मत कर बैठना। ठीक है, कितना हो जाएगा? बी डॉट ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा कितना है? हमने देखा था कि फ्लक्स जो था वो कितना था? बी डॉट ए, और बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा? थीटा कितना है? बी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी, तो थीटा ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी, ये आ गया। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? क्योंकि थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी हो गया। और इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, सही है। वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा? ये बी ए कॉस थीटा, थीटा को मैंने क्या ले लिया? ओमेगा टी। तो आपको पता है क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एरिया भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आ जाए बेटा? इसकी जो डिफरेंशिएशन बनती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस ओमेगा, अभी तो याद कर लो, साइन ओमेगा टी। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि थीटा के रिस्पेक्ट में। कई बच्चे कहते हैं भी है सर कि कॉस थीटा है सर, उसकी डिफरेंशिएशन तो हमें साइन थीटा बताई थी, ओमेगा कहाँ से आ गई? तो ध्यान देना, कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ना साइन थीटा आएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थीटा ओमेगा टी है भाई। तो ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, टी कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, और थीटा ओमेगा टी है। थीटा इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा ओमेगा अगर फिक्स है तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा से थीटा का कोई लेना देना नहीं, ओमेगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वो अलग बात है कि जितना भी रखोगे ओमेगा, ओमेगा ज्यादा रखोगे, ओमेगा कम रखोगे, वो एक अलग चीज है, पर जितना भी रखोगे ओमेगा तो कांस्टेंट ही रखोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ओमेगा तो जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही है, ज्यादा हो कम हो। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान देना, यानी यहाँ पे टाइम बदल रहा है इसलिए थीटा बदल रहा है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन है वो डी थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं था, यहाँ जो डी टी के रिस्पेक्ट में है, और थीटा ओमेगा टी है। तो ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कांस्टेंट होता है, ये हमें ये तो पता है कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अगर वैसे कर लेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये तो हमें पता ही है कि भाई क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा। इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह बन गई, माइनस साइन थीटा आएगा, और थीटा तो आपका ओमेगा टी है ही है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ओमेगा कांस्टेंट है ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, तो एक कांस्टेंट बाहर भी आता है, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, हालांकि मैथ में सीख लेना, अभी क्यों चक्कर में पड़े। माइनस माइनस प्लस, और ये इंटू ओमेगा, ये आ गया आपका। भाई अगर कई नंबर ऑफ टर्न्स होती तो क्या दिक्कत थी? बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन से दिखाना है कैपिटल एन से दिखा लो, स्मॉल एन से दिखाना है स्मॉल एन से दिखा लो। कई बुक में कैपिटल एन से दिखाते हैं, कई में स्मॉल एन से। नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, मैं स्मॉल एन से मान लो डिनोट कर रहा हूँ। तब जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? कई नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये 1 टन का फ्लक्स था, तो 10 टन का 10 गुना, 20 टन का 20 गुना, एन टन का एन टाइम्स, तो यहाँ भी एन टाइम्स, यहाँ भी एन टाइम्स, यहाँ भी एन टाइम्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ भी एन टाइम्स। इसमें क्या है, कोई मंत्र तो नहीं पढ़ने। आ गया, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। क्या हो गया? इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब ये इंड्यूस ईएमएफ है, तो हमें एक चीज पता है बेटा, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा, मैक्सिमम ईएमएफ, इसको बोलते हैं पीक ईएमएफ। जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी जब मैक्सिमम होगा,
भाई साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये ओमेगा साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ होता है। इसे ई मैक्स या ई नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई नोट बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। तो उस हिसाब से कितना है, मैक्सिमम ईएमएफ है, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना आया था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये एन बी ए ओमेगा आपका क्या है, ई नोट, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये मैक्सिमम ईएमएफ यानी पीक ईएमएफ है। तो ध्यान देना, ये एक जैसे E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन होती है। क्योंकि देखो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, उसे साइन और कॉस के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने साइन के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया, या कॉस के फंक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो है साइन के फंक्शन में समझाने के लिए कर लेते हैं। तो E इक्वल टू होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ये AC EMF इंड्यूस होगा, तो अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। पर इंड्यूस EMF को हम कैपिटल ही नहीं लिखते, स्मॉल ही लिखते हैं, तो स्मॉल ही लिख दिया। तो ये इंस्टेंटेनियस EMF होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस EMF, ये होता है पीक EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। कई वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF जिसे मीन वैल्यू ऑफ EMF भी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF जिसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ EMF भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ EMF ई नोट जिसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF भी बोलते हैं। और ये जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर EMF निकालना है तो ये फॉर्मूला है। इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस करंट जो होता है वो कितना होता है, इंड्यूस करंट ये होता है। अगर इंड्यूस करंट की हम बात करें तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, तो मान लो टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, अगर टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है आर, आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस है, अगर आर कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो इंड्यूस करंट जो होता है, करंट जो होता है वो होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ईएमएफ को स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई। और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कितना है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपका। तो ये, और इसकी वैल्यू भी ई नोट की वैल्यू डालोगे तो कितनी हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा, ये आ गया। तो ये इंड्यूस करंट होता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया होता है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और साइन ओमेगा टी ये है। ओमेगा और टी टाइम वो देंगे जिस टाइम पे पूछना है, या तो वो मैक्सिमम पूछते हैं, या तो क्या पूछते हैं, मैक्सिमम पूछते हैं। तो ये भी ध्यान देना, ये जो वैल्यू आती है एन बी ए ओमेगा अपॉन में आर, एन बी ए ओमेगा अपॉन में आर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई मैक्सिमम बोलते हैं, या पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। ये होता है एन बी ए ओमेगा अपॉन में क्या होता है, आर होता है। तो इसे आई नोट बोल देते हैं, ये है, इसे आई नोट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि आई नोट हम वैल्यू डाल दें, तो आई नोट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एन बी ए ओमेगा अपॉन में कितना है, आर। तो कई बार क्या होता है, वो एक सिंगल टर्न का रेजिस्टेंस दे देते हैं, एक सिंगल टर्न का मान लो रेजिस्टेंस दे दिया उन्होंने 10 ओम पर टर्न, पर टर्न। ठीक है, 10 ओम एक टर्न का रेजिस्टेंस है, और नंबर ऑफ टर्न्स मान लो दे दी कितनी, 30 नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, 30 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, 30 टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको पता है जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा तब वो क्या होगा, एक टन का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और नंबर ऑफ टर्न कितनी है एन, तो पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा, कॉइल में एक टन थोड़ी नहीं है, एक टन का रेजिस्टेंस 10 ओम है ना, कितनी टन है भाई, 30 टन है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 × 100 यानी 300 ओम। कितना हो जाएगा, 300 ओम। ये ध्यान देने वाली बात होती है, तो ऐसा कुछ ना कुछ टीचर करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस, तब मुझे टोटल रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर, एन से एन कैंसिल है,
तो ध्यान देना जो करंट है वो नहीं डिपेंड कर रहा नंबर ऑफ टर्न्स पे, और जो ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो ईएमएफ तो बढ़ जाएगा, पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अरे आया कि नहीं आया समझ? तो इन पे न्यूमेरिकल आते हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सारे एक बार फिर से बता दिए ताकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताए बेटा। हेलो, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है।